नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ अनेक प्रकार मतलब कि अलग अलग प्रकार के मंडल पाए जाएंगे। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक, इसीलिए पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। अगर ये ना हो तो हम लोग जो है वो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो पृथ्वी है, जिसको एक अद्भुत ग्रह के रूप में देखा जाता है, इसकी इसी खासियत की वजह से तो पृथ्वी भी एक अद्भुत ग्रह के रूप में ना देखी जाए। ठीक, एक यही तो चीज़ है जो 8 ग्रहों में से पृथ्वी को सबसे अलग ग्रह बनाती है, सबसे अलग ग्रह बनाती है और सबसे अद्भुत ग्रह बनाती है। तो देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, ये 3 टाइप के होंगे। एक तो होगा जलमंडल, दूसरा होगा भूमंडल, तीसरा होगा क्या दोस्तों, तीसरा होगा हमारा वायुमंडल। और ये तीनों जो मंडल है जहाँ एक जगह पर आकर मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीवमंडल, या इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक, अब देखिए एनसीईआरटी में एक बात कही गई है, जो जल मंडल है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो भूमंडल है, भूमंडल को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर, याद रखना आप लोग। ठीक, लिथोस्फीयर। फिर उसी तरह दोस्तों क्या आता है, जलमंडल। जलमंडल को दोस्तों कहते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर। ठीक, हाइड्रोस्फीयर, या हिंदी में लिख लो हाइड्रोस्फीयर। ठीक, और दोस्तों एक आता है हमारा एक मंडल, कौन सा है, उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एटमॉस्फेयर। क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर। अब देखिए इसका अलग अलग अर्थ होता है, हर चीज़ का अलग अलग अर्थ होता है। और एक दोस्तों होता है हमारा क्या, एक होता है बायोस्फीयर, या जिसको जीवमंडल कहते हैं, उसकी बात अभी करेंगे। आखिर ये एनसीईआरटी कह क्या रही है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है जो ये वर्ल्ड निकल के आए हैं, लिथो, ह्यूडो और एटमॉस, ये कौन से वर्ल्ड है, ग्रीक वर्ल्ड है। कौन से वर्ल्ड है, ग्रीक वर्ल्ड है, जिसका, ठीक याद रखना, ये कौन से वर्ल्ड है, ग्रीक। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, लिथो का मतलब होता है, ठीक, लिथो का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। क्या होता है, पत्थर। फिर उसके बाद दोस्तों ह्यूड्रो का मतलब होता है, वाष्प। क्या होता है दोस्तों, ह्यूड्रो का मतलब होता है पानी। क्या होता है, पानी। ठीक, और फिर ये जो एटमॉस है, इसका मतलब होता है वाष्प। क्या होता है दोस्तों, वाष्प। एटमॉस जो शब्द है, इसका अर्थ होता है वाष्प। ठीक, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, वाष्प पाई जाती है। वाष्प में होती है जितनी भी गैसें हैं, है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आती हैं। और ये जो तीनों, ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो वर्ल्ड है वो किस वर्ल्ड से लिए गए हैं, मतलब कि किस भाषा से लिए गए हैं, तो दोस्तों याद रखना वो ग्रीक भाषा से लिए गए, मतलब कि ये जो वर्ल्ड है वो ग्रीक वर्ल्ड है। कौन से वर्ल्ड है दोस्तों, ग्रीक वर्ल्ड है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग, ये जो लिथो का मतलब होता है पत्थर, ह्यूड्रो का मतलब होता है जल या पानी, और जो एटमॉस का मतलब है, इसका मतलब होता है वाष्प। ठीक, और ये जो तीनों वर्ल्ड है वो कहाँ से लिए गए दोस्तों, वो लिए गए हैं दोस्तों ग्रीक भाषा से। ठीक, ग्रीक भाषा से लिए गए, जिसका अर्थ अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या देखना है हम लोगों को, अब देखिए जो पृथ्वी के परिमंडल है, ठीक, पृथ्वी का परिमंडल है, जो पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी का जो सरफेस है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है महासागरीय बेसिन, ठीक, जो पृथ्वी की सतह है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो सतह है किसकी, पृथ्वी की सतह को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है दोस्तों ये जितनी भी भूमि है, ठीक, जितनी भी भूमि है, महाद्वीप जिसको कहते हैं, महाद्वीप। ठीक, एक तो हो गया कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, ठीक, इसी को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और दोस्तों दूसरा हो गया हमारा जो महासागरीय बेसिन है, या जो ओशन बेसिन है। ठीक, ओशन बेसिन है, जितने महासागरीय बेसिन। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह
इन्हीं से मिलकर बनी है, महासागरीय बेसिन। और जो ये महाद्वीप है, महाद्वीप ये जो है करोड़ मतलब कि चट्टान और जो मिट्टी की छोटी परत है, ठीक, कठोर चट्टानें और जो मिट्टी की परत है उससे मिलकर बनी हुई है, ठीक, उससे मिलकर बनी है जो महाद्वीप की सतह है, ठीक। जैसे ये जितने भी महाद्वीप हैं, ये हो गया हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। इसके बारे में भी अभी हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप लोगों को बने रहना है। और जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, सौर मंडल में पृथ्वी, वो वाला जो चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, वो भी जरूर देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ नहीं बताई गई हैं जो कि हमने उसमें कवर कर दी है, ठीक। फिर जो मोशंस ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की गतियाँ, वो भी आप लोग जरूर देखना। मतलब जितने भी लाइन्स है चैप्टर में क्लास 6 की एनसीईआरटी का, वो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि जो यूपीएससी है वो एक बेस मांगती है, और जो बेस कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होते हैं, ठीक, यहीं से शुरू होता है। कि देखिए जो यूपीएससी वो डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछती नहीं है, वो घुमा के क्वेश्चन पूछती है, वो या कहीं ना कहीं से रिलेट करके पूछती है। तो जब आप लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करोगे सही से, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे चीज़ें, ठीक, हाई लेवल तक जाकर, ऊपर तक जाके। अब जैसे यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं भूमंडल के, ठीक, भूमंडल, जलमंडल और जो वायुमंडल है, इसकी एक वृहद डेफिनेशन जो है आगे के क्लास में दी जाएगी। तो जब आप लोग अभी से छोटी छोटी डेफिनेशन अच्छी से उसकी जो परिभाषा है, उसका अर्थ वो जब समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके आगे पढ़ने में और मजा आएगा, आप लोगों का इंटरेस्ट जगेगा, ठीक, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि होता यह है कि जब चीज़ें ज़्यादा कठिन होती हैं तो समझ में नहीं आती, और फिर जब समझ में नहीं आती है तो फिर इंटरेस्ट खत्म होता है। इसलिए क्लास 6 से अगर आप लोग पढ़ोगे तो ज्योग्राफी का जो इंटरेस्ट है इंटर तक, मतलब कि 6 से अगर स्टार्ट करोगे तो इंटर तक अच्छे से बना रहेगा, और जो चीज़ें हैं बार बार रिवीजन भी होगी, ठीक, तो एक हिसाब से आपका रिवीजन भी होगा, इसलिए क्लास 6 से पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है। तो दोस्तों एक हो गया हमारा महाद्वीपीय, ठीक, महाद्वीपीय सतह, और दूसरा हो गया महासागरीय बेसन। ये देखिए, ठीक, ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये जितने भी है ये महाद्वीप है, और ये जो है इधर जो साइड में दिख रहा है ये सब क्या है, ये महासागर है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सब पूरा क्या है दोस्तों, महासागर है, ठीक। अगर ये महासागर हटा दिया जाए और इनको जोड़ दिया जाए तो ये जितने भी महाद्वीप है सब एक ही हैं, ठीक, एक ही हैं। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी मतलब पृथ्वी में ये जो महाद्वीप है सब पूरे एक ही थे, मतलब कि एक ही जगह थे पूरे, कि ये जो इधर उधर नहीं थे, एक ही जगह पूरे थे, जिसको कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा जाता था दोस्तों, पैंजिया। और पैंजिया के आसपास एक सागर था, क्या था दोस्तों, सागर था, जिसको कहा जाता था पैंथालासा। मतलब कि ये जो सागर है पूरा इधर उधर है, ये पूरा एक सागर था। मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, तो ये महाद्वीप सब एक ही में थे, जुड़े हुए थे, और इसके साइड में जो सागर ये भी आपस में कनेक्ट थे, तो इसको कहा जाता था दोस्तों पैंजिया, और ये जो सागर था इसको कहा जाता था पैंथालासा। फिर बाद में दोस्तों क्या होता है, पैंजिया जो है ये दो भाग में टूटता है। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग लॉरेशिया कहते हैं, या उसी को अंगारा लैंड भी कह देते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है दोस्तों टूटता है, उसको हम लोग गोंडवाना भूमि कहते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो किस भूमि का हिस्सा है, तो दोस्तों याद रखना वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, जो अपना इंडिया है। समझ में आया। हालांकि ये आगे के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, जब आगे की क्लास पढ़ेंगे, ठीक, उसमें बात करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी में। अब देखिए इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए एनसीईआरटी में बताया गया है जो पृथ्वी तल से जो जितने महासागर हैं, ठीक, ये जितने भी महासागर हैं उनका तल एक ही है, ठीक। अच्छा, आप एक काम कीजिए, किसी टप्पे में 3-4 जो है वो पत्थर रख दीजिए, ठीक, कुछ ऊंचे रख दीजिए, ठीक। एक टब लीजिए पूरा, और उसमें 3-4 पत्थर रख दीजिए, कुछ ऊंचे कुछ नीचे, ठीक, कुछ पानी से ऊपर वाले पत्थर रख दीजिए। तो आप लोग देखना कि जो पानी है वो उसके ऊपर तो चढ़ नहीं जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ तक है पानी, जैसे ये मान लीजिए ये टब है, ठीक, यहाँ तक पानी है। कुछ क्या किया आप लोगों ने, इधर पत्थर डाला, कुछ इधर डाला, ठीक, कुछ ऐसे डाला, कुछ इस तरह से निकले होंगे। अब ये जो ऊपर निकल गया है पत्थर, तो सिंपल सी बात तो है नहीं कि पानी इसमें चढ़ जाएगा, पानी जो है वो अपनी सतह पर ही रहेगा। तो वही बताया गया है, ये जो तल है, ये जो महासागरीय बेसन है,
इसकी जो ऊंचाई है, मतलब जो महासागर का जो तल है महासागरीय बेसिन का, वो हर जगह एक ही मिलेगा, हर जगह एक ही मिलेगा। यही रीजन है कि अगर किसी भी चीज़ की ऊंचाई नापी जाती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, और भी जितने भी पर्वत हो गए ऊंचे ऊंचे, उनकी हमेशा कहाँ से नापी जाती है? समुद्र तल से। क्यों? क्योंकि समुद्र तल जो है वो पूरी पृथ्वी पर एक ही समान रहता है, ठीक, एक ही समान रहता है। जैसे कि इसमें बताया गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय है। हिमालय में ही एक चोटी है, इंडिया की बात कर रहे हैं, हिमालय में ही एक चोटी है दोस्तों, पर्वत जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, और वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? वो 8848 मीटर, 8848 मीटर, ठीक, 8848 मीटर है। और इसमें देखिए 3 चीज़ें और बताई गई हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो दोस्तों याद रखना, इसमें सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। कौन? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ठीक। और इंडिया के कौन? इंडिया के अपने देश के कौन थे? तेंजिंग नोरगे शेरपा, ठीक, तेंजिंग नोरगे शेरपा, याद रखना। क्या नाम था? तेंजिंग नोरगे शेरपा, ठीक, याद रखना। ये क्वेश्चन आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, मतलब कि सबसे पहले किसने चढ़ा? तो ये दोनों साथ में चढ़े थे, और इसीलिए इनका नाम दिया गया है एनसीईआरटी में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ठीक। और हालांकि भारत का ज़्यादातर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग याद रखना, वर्ल्ड में सबसे पहले एवरेस्ट में कौन चढ़ा? एक तो एडमंड हिलेरी और दूसरी तेंजिंग नोरगे शेरपा। और अगर सेकेंड आ जाएगा, ये तो आदमी थे, ठीक, ये कौन थे? ये पुरुष थे, ठीक, ये पुरुष थे। लेकिन अगर महिला पूछ दी जाएगी कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट चोटी, ठीक, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक, ठीक, माउंट एवरेस्ट है। इसमें पूछ देंगे कि सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले इसमें कौन सी महिला चढ़ी? वर्ल्ड की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो याद रखना दोस्तों, वो जापान की है। कौन? जापान की है जुंको तबई, जुको तबई, याद रखना, जुको तबई करके ऐसे करके, ठीक, जुको तबई, ठीक। तो देखिए 2 क्वेश्चन बने यहाँ से, एक तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और सेकंड इंडिया के तेंजिंग नोरगे शेरपा, ये चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे किसमें? माउंट एवरेस्ट पे। लेकिन अगर महिला की बात की जाए तो दोस्तों याद रखना, जापान की जुको तबई। लेकिन अगर पूछते कि भारत की पहली महिला कौन थी जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, ठीक, तो याद रखना वो कौन है? भारत की कौन है? ये हो गई वर्ल्ड की, ठीक, वर्ल्ड की वोमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, महिला की, ठीक। लेकिन अगर भारत की पूछ दे तो कौन है दोस्तों? वो है बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। आप लोग याद रखना। और ये जो है जितने भी लोग हैं, ये कब चढ़े? ये मई के महीने में चढ़े। कब चढ़े? मई के महीने में चढ़े हैं। और क्यों चढ़े? आप लोग समझते हैं कि मई में जो है वो गर्मी का महीना होता है, तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं होती है, वहाँ ठंडक नहीं होती। हालांकि ठंडक फिर भी बहुत होती है, लेकिन सोचो अगर वो जाड़े में चढ़ेंगे तो कितना खतरनाक होगा, कोई चढ़ ही नहीं सकता, असंभव है, ठीक। इसलिए जो है वो मई के महीने में चढ़ते हैं। इतना आप लोगों को समझा गया? देखिए फिर से ये पूछ लिया जाता है, ठीक, वनडे एग्जाम में खासकर पूछ लिया जाता है, पीसीएस में भी पूछ लिया जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले मतलब कि सबसे पहले कौन चढ़े, ठीक, व्यक्तियों में कौन चढ़े? पुरुषों में। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और भारत के कौन थे? भारत के तेंजिंग नोरगे शेरपा। और लेकिन अगर वर्ल्ड में पहली महिला पूछ दिया जाए तो वो जापान की जुको तबई। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्तों याद रखना बछेंद्री पाल। इतना समझ में आया? अब देखिए हम लोग एक एक करके सब कुछ समझेंगे। ये तो हम लोग समझ गए कि क्यों जो है हम लोग समुद्र तल से सबकी ऊंचाई नापते हैं, ठीक, ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक। अब इतना रखिए दे रहे, ठीक, आप लोग नोट करते रहना या बैक करके रिवर्स करके जो है रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक। और हो सके तो साथ में एनसीईआरटी खोल लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों देखो, पृथ्वी को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, ये जो मंडल है। एक तो हो गया दोस्तों जल मंडल, दूसरा हो गया दोस्तों क्या? स्थल मंडल, ठीक, या भूमंडल कहते हैं जिसको, भूमंडल। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया कौन सा? लिथोस्फीयर। और दूसरा होता है दोस्तों वायुमंडल, या जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये जो तीनों जहां मिलते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों क्या?
जीवमंडल। क्या कहा जाता है? जीवमंडल या बायोस्फीयर, याद रखना आप लोग, जीवमंडल या बायोस्फीयर। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग भूमंडल। भूमंडल, भूमंडल वो है दोस्तों जहाँ पर जो है अच्छा, ये जो भूमंडल है याद रखना, भूमंडल जो है वो पृथ्वी में, अगर भू की बात करें तो भूमि जो है वो पृथ्वी में कितनी है? भूमि मतलब कि अगर बात किया जाए ये पृथ्वी है तो इसमें जल और स्थल का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों? लगभग 3/4 मतलब कि हाँ, लगभग जो 2/3 भाग है वो क्या है? वो जल है। क्या है दोस्तों? जल है। ठीक, और लेकिन 1/3 बात करा जाए तो वो क्या है? वो पानी है, याद रखना। मतलब कि अगर हम लोग बात करें 33% जो है, 33% जो है वो लगभग क्या है? वो स्थल है। और जो समुद्र है या सागर की बात करें, जल की बात करें, वो दोस्तों कितना है? वो है कितना? वो है टोटल कितना है दोस्तों? वो है, इसको हटा दो, कितना? 67%। ठीक, मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 1/3 भाग में भूमि मंडल है, मतलब कि भूमि है, और जो 2/3 भाग उसमें क्या है? जल है। ठीक, उसमें क्या है? जल है, याद रखना। अब इतना ज़्यादा जल है, अब इसमें भी जो जल है, ठीक, इसमें भी जो जल है दोस्तों, 97% जो जल है वो समुद्र के रूप में। कितना? ये जो सागर है उसमें। अब समझ लीजिए जो हम लोग के यहाँ नदियाँ हैं, नदियाँ, ठीक, ऊपर से हिमानी, ग्लेशियर, ठीक, और जो तालाब वालाब है जितना है वो आते हैं 3% में। कितने में आते हैं? 3%। ठीक, अब समझ लीजिए कि सागर के रूप में कितना ज़्यादा जो है जल, वो सिर्फ सागर के रूप में। उसमें भी अगर हम लोग बात करा जाए नदियों के रूप में, तो सबसे ज़्यादा जो पानी है वो हिमानियों के रूप में जमा हुआ है। किसके? ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। ठीक, जो कि अब पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक, जो समुद्र के किनारे हैं, उनके डूबने के जो खतरा है वो बना हुआ है। और हम लोग ने ये भी, अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे आगे के कक्षा में, तो आप लोगों को पता चलेगा जो यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट था, कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो जो एक इंदिरा पॉइंट था, तो यहाँ पर एक सुनामी आई थी, तो ये पूरा का पूरा डूब गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट था वो कौन था? ठीक, तो दोस्तों याद रखना, इंदिरा पॉइंट, जो कि अब डूब गया है, वो समुद्र के अंदर चला गया है या जलमग्न हो चुका है। इतना समझ में आया? देखिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके जितने भी महाद्वीप हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? महाद्वीप में, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भूमंडल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? वो एशिया महाद्वीप है। इसको याद रखना। ये कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप है। ठीक, अब ये जो एशिया महाद्वीप है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है या लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक, याद रखना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, और ये जो है ये पूरे पृथ्वी में, अगर खाली भूमंडल की बात की जाए, मतलब कि अगर भूमि की बात की जाए, स्थल वाले भाग की बात की जाए, तो ये जो स्थल के भाग का कितना है? 1/3। मतलब कि अगर 30 पार्ट स्थल का है टोटल, तो इसमें तो खाली जो 10 भाग है वो किसका हो गया? एशिया का हो गया। किसका हो गया? एशिया का। 1/3 भाग किसका है? एशिया का। याद रखना, क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये यूरोप महाद्वीप है, हालांकि ये एशिया से काफ़ी छोटा है। अब ये जो है ये किसके द्वारा अलग होता है? यहाँ पर एक यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? यूराल पर्वत। याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा एनसीईआरटी से, काफ़ी जो है क्वेश्चन बन जाएंगे आपके फैक्ट के रूप में। ठीक, याद रखना, ये जो यूराल पर्वत है वो किसको अलग करता है? वो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। ठीक, अब देखिए याद रखना, एशिया में जो है यहाँ पर अपना इंडिया है। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ माउंट एवरेस्ट की चोटी है, और इस साइड जो है, इस साइड तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है इसके? इस साइड जो है वो तिब्बत का पठार है। याद रखना, ठीक दोस्तों, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है, याद रखना आप लोग। अब फिर देखिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पर जो है ये यूरोप है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइज के हिसाब से चल के, मतलब कि कौन सबसे बड़ा है उस हिसाब से चलेंगे। एशिया सबसे बड़ा है। अब एशिया के बाद जो सेकंड नंबर है दोस्तों वो आता है अफ्रीका महाद्वीप का। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक, या सेकंड जो है, सेकंड दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, कौन सा है? ये है, इसका नाम है अफ्रीका। याद रखना दोस्तों, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, ये सेकंड सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखिए एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो है कि बन जाएगा, इससे देखिए क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। एक है, इधर हम लोगों को पता है क्या है,
इधर हम लोगों का जो क्या है, इधर है 0 डिग्री, कौन सी रेखा, देशांतर रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमुख जो याम्योत्तर है, कहाँ से निकलती है, ग्रीनिच से, मतलब इधर कहीं से निकलती है, लंदन के ग्रीनिच से, ठीक। और एक जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो यहाँ कहीं से निकलती है, ठीक, यहाँ कहीं से निकलती है, ठीक, इधर कहीं से। तो आप लोग देखेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप वो कहाँ पर है, वो पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध, जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक, याद रखना ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पर भी क्या है, ये 0 डिग्री ये है, ठीक, रेखा, और फिर एक रेखा इधर से निकली है 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री। तो आप लोग देखो थोड़ा इधर से नीचे से निकली है, ठीक, याद रखना, यहाँ से निकली कहीं से, यहाँ से 0 डिग्री निकली, ठीक, एक इधर कहीं से निकली है, ठीक, इधर कहीं से निकली है, लंदन के ग्रीनिच होकर निकली है। तो आप लोग देखेंगे कि जो, अब एक चीज़ हम लोगों ने और पढ़ा था, यहीं पर लगा था, इधर ही देख लेते हैं, ठीक, ये जो है ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, या जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवतीय रेखा कहते हैं, कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। ये जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो एशिया महाद्वीप है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, एक जो है ये प्रमुख याम्योत्तर है, ठीक, क्या है, प्रमुख याम्योत्तर, जो कि निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनिच वाले इलाके से निकलती है, ग्रीनिच से, ठीक। तो इधर क्या है, अब ये जो है ये रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। एक हो गया हमारा ईस्टर्न, एक हो गया दोस्तों हमारा ये, अच्छा ये इसमें हमने क्या बोला था, ये जो है ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो है सदर्न हेमिस्फेयर, मतलब कि जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है ये 0 डिग्री रेखा, ठीक। तो ये कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप है जो पूरी तरीके से। और जो दोस्तों ये है क्या है, इसकी बात करें जाए, जो 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर है, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब कि एक हो गया पूर्वी गोलार्ध और दूसरा दोस्तों हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। तो एक तरफ से जो है एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, पूरे में कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो एशिया महाद्वीप है वो पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, याद रखना, उत्तर 0 डिग्री के उधर और 0 डिग्री के इधर, मतलब कि उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आप लोग चीज़ें समझ चुके होंगे और क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा। अब जो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो दोस्तों याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, जिसको हम लोग कहते हैं सहारा का मरुस्थल, ठीक, सहारा का रेगिस्तान या सहारा डिजर्ट, वो कहाँ है दोस्तों, वो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक, वो अफ्रीका महाद्वीप में। और एक जो विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी, वो कहाँ पर, जिसको मिस्र देश का, मतलब कि जिसको वरदान कहा जाता है, ठीक, नील नदी को किसका वरदान कहा जाता है, मिस्र देश का, ठीक। तो याद रखना दोस्तों, एक जो नील नदी है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, वो कहाँ पर बहती है, वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, याद रखना। और ये जो अगर यूरोप की बात करें, अभी हम लोग यूरोप की बात करेंगे, अफ्रीका में इतना याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, एक लौता अफ्रीका महाद्वीपीय ऐसा है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एक लौता अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक, 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। और जो ये जो इक्वेटर है, और जो थर्ड हमारा आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि कर्क रेखा, 0 डिग्री रेखा और ये जो तीनों रेखाएं हैं मकर रेखा, कहाँ से निकलती है, एक लौता महाद्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से निकलती है, ठीक। इतना आप लोग अच्छे से याद रखना। तो ये हो गया हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट या दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। पहला कौन था दोस्तों, एशिया था, ये भी बात कर लिया। यहाँ पर तिब्बत का पठार है। एक जो यूराल पर्वत है वो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये जो है पूरे पृथ्वी का जो भूमंडल है, स्थल मंडल है, उसका 1/3 भाग अकेले कवर करता है कौन, एशिया महाद्वीप। इतना समझाया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका, जो कि थर्ड जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है या तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो दोस्तों याद रखना, यहीं पर क्या है, एक रॉकी पर्वत, क्या है, रॉकी पर्वत, याद रखना क्या है, यहाँ पर एक रॉकी पर्वत, और यहाँ पर जो है अपलेशियन पर्वत है। कौन सा, अपलेशियन पर्वत, याद रखना। रॉकी को देखिए आप लोग कैसे याद रखोगे। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका में कौन है, दाराक, तो दाराक से क्या याद रखना, रॉकी पर्वत कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर कौन सा है, अपलेशियन पर्वत। देखिए 2 वर्ल्ड है, एक है अपलेशियन, एक है आल्प्स, एक है अपलेशियन, एक है आल्प्स, इस पर कंफ्यूजन होगी।
तो जो ऑपलेशियन है, ठीक, ऑपलेशियन है, देखिए ये यूरोप से बड़ा है क्या, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो याद रखना है जो ऑपलेशियन पर्वत है इसका देखिए वर्ल्ड भी ज़्यादा बड़ा है आल्प से, तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका में, और जो आल्प से पर्वत है तो वो कहाँ पर है दोस्तों, यूरोप में, ठीक, याद रखना यूरोप में। आल्प से जो है वो है यूरोप में, और जो ऑपलेशियन पर्वत है, ठीक, वो कहाँ है दोस्तों, वो है नॉर्थ अमेरिका में। इतना समझ में आया। अब देखिए एक ये पनामा जल संधि है, एक पनामा जो है स्थल संधि, याद रखना, जल संधि नहीं, पनामा स्थल संधि है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। ये याद रख लो, ये कौन सा महाद्वीप है, ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक। ये जो है थर्ड जो है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तीसरा सबसे महाद्वीप, और ये जो है ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना है, ठीक। काफ़ी जी आप लोग याद कर सकते हैं, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप सेकंड, थर्ड कौन सा हो गया, उत्तरी, और फोर्थ क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका में दोस्तों याद रखना एक चिली देश है, यहाँ पर कौन सा, चिली देश। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी जो तट रेखा वाला देश कौन सा है दोस्तों, याद रखना चिली। ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, कैसे, ऐसे फैला हुआ है, ठीक, याद रखना। तो सबसे बड़ी जो तट रेखा वाला देश कौन सा है, वो चिली है। और दोस्तों याद रखना यहीं पर क्या पाई जाती है, ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहीं पर एक एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, ठीक। एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक, याद रखना, वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। इराकी पर्वत कहाँ पाया जाता है, यहाँ, लेकिन एक एंडीज पर्वतमाला है जो वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला है, वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में, और जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है। इतना अच्छे से याद रखना, ठीक। और ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अमेजान जो वर्षा वन है, या अमेजान नदी, ठीक, आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे या अभी इसमें भी आगे पढ़ेंगे। अमेजान जो नदी है जिसका सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, मतलब कि जिसका सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, या पूछ देंगे विश्व में सबसे बड़ा अपवा तंत्र किस नदी का है, तो दोस्तों याद रखना अमेजन नदी, जो कि कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, ठीक। और यहीं पर अमेजॉन वर्षा वन है, कौन से, अमेजॉन वर्षा वन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, और मतलब कि जो कि काफ़ी ज़्यादा घने हैं। और क्यों घने हैं वो हम लोग बात करेंगे, इसलिए क्योंकि इधर से ये जो है विषुवत रेखा पर है, जहाँ पर तापमान जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है, सूर्य का तापमान वर्ष भर जो है लंबवत पड़ता है, इसलिए यहाँ काफ़ी मात्रा में वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होने के कारण सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। बारिश होने के कारण घने घने जंगल पाए जाते हैं। घने घने जंगल होने के कारण यहाँ पर विविधता काफ़ी पाई जाती है। अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ तक कि एनाकोंडा जैसे खतरनाक जो सांप है, लंबे, मतलब सबसे लंबे जो सांप की प्रजाति है, वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यहीं पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में, अमेजॉन वर्षा वन में। आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा एनाकोंडा वाली। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया आप लोगों को दक्षिण अमेरिका के बारे में। एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। एक यहाँ पर अमेजॉन वर्षा वन या अमेजॉन जो नदी है वो कहाँ पर है, यही है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए याद रखना, सबसे लंबी पूछ दे, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी लगाना, लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी पूछ दे तो दोस्तों क्या लगाना, अमेजॉन नदी। क्या लगाएंगे आप लोग, अमेजॉन नदी, ठीक। और अमेजॉन नदी का नाम अमेजॉन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर अमेजॉन योद्धा पाए, एक योद्धा थे, उनके नाम पर यहाँ का जो नाम है वो अमेजॉन पड़ा। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे। ये कवर हो गया हमारा एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिण अमेरिका। हालांकि महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन वो हम लोग जब मैप वाला सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक। जितने भी महाद्वीप है सबको अलग से पढ़ेंगे, ठीक, सेपरेट अलग अलग करके पढ़ेंगे, जितने भी महाद्वीप है एक करके, ठीक, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। अभी हम सिर्फ क्लास 6 की NCERT के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो फिफ्थ महाद्वीप है हमारा, जो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, वो है यूरोप महाद्वीप। कौन सा है, यूरोप। यूरोप में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ लिया क्या, अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरी तरह से किधर है, ये पूरी तरह से दोस्तों
किधर है, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो दक्षिण अमेरिका है इसका ज़्यादातर जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में, खाली ये जो थोड़ा सा हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक। और जो उत्तरी अमेरिका है वो पूरी तरह से किस में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में है, आप लोग याद रखना। या ये भी कह सकते हैं, हाँ, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए एक और जो अफ्रीका के बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क, मकर रेखा, इक्वेटर जो इस रेखा है, तीनों जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं, ठीक। अब हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में यहाँ पर कौन सा है, आल्प्स पर्वतमाला है, ठीक, आल्प्स पर्वतमाला है। और याद रखना ये जो है आल्प्स पर्वतमाला और ये आर्कटिक सागर के दक्षिण में, याद रखना, आर्कटिक एक महासागर है उसके दक्षिण में। अभी हम लोग महासागर के बारे में भी पढ़ेंगे, इतना समझा गया। अब देखिए ये हो गया कौन सा, चौथा महाद्वीप हो गया, इसके चौथा महाद्वीप हो गया, ठीक। अब देखिए हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, एक तो जो ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, ठीक, रेगिस्तान जो है रेत का, ठीक, ग्रेट सैंडी डिजर्ट वो यहाँ पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और याद रखना जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक, कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, जिसको कहा जाता है द ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहा जाता है, द ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा महाद्वीप में फैला है, द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक, याद रखना अच्छे से। और अगर पूछ दे कि सबसे छोटा, यहाँ पर हम लिखे दे रहे क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ, ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, ये दोस्तों हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, द ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल भित्तियों से, जो कि यहाँ पर सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पाई जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। और एक चीज़ याद रखना, अगर पूछ दे कि आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, मतलब कि द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है। देखिए द्वीप का मतलब समझना आप लोग, द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप इसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। एक कोई छोटा सा भाग है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं आइलैंड या द्वीप कहते हैं हिंदी में। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक, कोई बहुत बड़ा महाद्वीप है और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप या आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो याद रखना एकमात्र जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों, द्वीपीय महाद्वीप, ठीक। या आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। द ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पाई जाती है, ठीक, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसको क्या कहेंगे, पूर्वी मतलब कि दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से कौन स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, ठीक, इसके बारे में पढ़ लिया, सारे महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ये जो महासागरीय बेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, महासागरीय बेसन। याद रखना जो 67% मतलब कि जो 2/3 हिस्सा है वो किसका है, वो खाली महासागरीय बेसिन का है, ठीक, याद रखना आप लोग। देखिए दोस्तों महाद्वीप कितने थे, अच्छा हाँ एक महाद्वीप छूट गया, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये एकदम दक्षिण में, ठीक, ये दक्षिण ध्रुव के आसपास है। दक्षिण ध्रुव में पूरा जो दक्षिणी ध्रुव है उसी में बसा हुआ ये अंटार्कटिका महाद्वीप। हालांकि ये दक्षिण ध्रुव में है इसलिए यहाँ पर जो है वर्ष भर जो है बर्फ जमी रहती है। ये पूरी तरह से बर्फ आच्छादित महाद्वीप है, मतलब कि आइस से ढका हुआ, आइस कवर्ड महाद्वीप है। इसका जो जितना भी एरिया है पूरा वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैसे ढका रहता है दोस्तों, बर्फ से ढका रहता है, ठीक, समझ में आया आप लोगों को। और यहाँ पर याद रखना भारत के दो मैत्री स्टेशन जो है, मैत्री और गंगोत्री दो जो स्टेशन है वो कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पर हैं, ठीक, इंडिया के या भारत के। इतना समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय बेसिन के बारे में। तो दोस्तों याद रखना जो सबसे बड़ा महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महासागर है या ओशन है वो है प्रशांत महासागर। क्या नाम है, प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन वो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, अभी हम लोग उसके बाद में करेंगे। पहले जो अंदर है इसके महाद्वीप के उसके बारे में समझ लेते हैं। एक जो महासागर है दोस्तों अटलांटिक महासागर, ये देखिए, याद रखिए, ये देखिए, ये ऐसे बनना है कुछ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है।
पूछ देगा कि जो अटलांटिक महासागर है वो किन किन महाद्वीप के बीच में है, तो याद रखना उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये जो चारों महाद्वीप हैं इनके बीच में कौन सा महासागर पाया जाता है, ओशन पाया जाता है, वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, या जिसको हम लोग कहते हैं अटलांटिक ओशन। ठीक, अब ये जो है ये देखिए एस आकार की आकृति बना रहा है, ऐसे ये देखिए एस आकार की आकृति बना रहा है। तो दोस्तों इसी कारण जो है अगर पूछ दे कि एस आकार का मतलब कि एस शेप कौन बनाता है, या एस आकार की एस आकृति वाला महासागर या ओशन कौन सा है, तो याद रखना अटलांटिक महासागर है। और एक चीज याद रखना, अगर एक क्वेश्चन और पूछ दे कि सेकंड जो लार्जेस्ट महासागर ओशन कौन सा है, जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है दोस्तों? अटलांटिक महासागर। ठीक दोस्तों, अटलांटिक महासागर है, याद रखना आप लोग। एक मिनट रुकिए दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने क्या समझ लिया, अटलांटिक महासागर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, अटलांटिक ओशन के बारे में। तो देखिए पहला तो सवाल ये आ जाएगा कि इसके पश्चिम में कौन कौन से दो महाद्वीप हैं, तो दोस्तों याद रखना एक उत्तरी अमेरिका है, दूसरा दक्षिणी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है। ठीक, एक नॉर्थ अमेरिका और दूसरा साउथ अमेरिका। और जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो बनेगा कि एस आकार वाला, जो एस आकार की आकृति का जो महासागर है वो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ठीक, अब एक चीज और याद रखना है, जो अटलांटिक महासागर है, ठीक, आप लोग अगर बहुत पास से देखेंगे जो इसकी ये तट रेखा है इधर वाली, ठीक, ये जो तट रेखा है यहाँ जो इससे बनाती है यूरोप महाद्वीप से, ये काफ़ी दंतुरित है। कैसी है? काफ़ी दंतुरित है या अनियमित है। ठीक, अनियमित है या ऊबड़ खाबड़ है, दंतुरित है। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो है बंदरगाह की दृष्टि से काफ़ी अच्छी तटरेखा मानी जाती है इसकी अटलांटिक महासागर की। और इस वजह से जो सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है, या कह देंगे जो सबसे ज़्यादा बिजी ओशन है, वो कौन सा है, वो अटलांटिक महासागर है। क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह जो है काफ़ी मात्रा में बनाए गए हैं, क्योंकि इसकी जो रेखा है, तट रेखा है, वो दंतुरित है, जो कि बंदरगाह के माध्यम से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब जब यहाँ पर बंदरगाह बहुत ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, ये सबसे ज़्यादा जो बिजी या व्यस्त ये जो व्यस्त महासागर जो है कौन होगा, यही होगा। कौन सा दोस्तों? अटलांटिक महासागर। और एक इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो महासागर है, ओशन है, वो कौन सा है, वो यही अटलांटिक महासागर। पहला कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब इसकी आकृति कैसे है, ऐसा आकृति की। अब दोस्तों सेकंड जो महासागर है वो हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर के बारे में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंडियन ओशन। क्या कहते हैं? इंडियन ओशन। ठीक, आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, ये देखिए किस शेप का बना है, ये देखिए ऐसे करके ये त्रिभुजाकार बन रहा है। कैसा बन रहा है? त्रिभुजाकार। इसलिए याद रखना, अगर पूछ दे कि त्रिभुजाकार या ट्रायंगल शेप वाला महासागर कौन सा है, तो दोस्तों वो है हमारा हिंद महासागर। कौन सा महासागर है दोस्तों? हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशन भी कहते हैं। ठीक, अब इसके जो पश्चिम में है, वेस्ट में है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, इसके जो इसमें जो ईस्ट में है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगर उत्तर में पूछ दे दोस्तों तो कौन सा महाद्वीप है, वो पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, या इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक, इंडिया महाद्वीप में देश अगर पूछ दे तो एशिया, ये तीनों तरफ से किससे घिरा है? महाद्वीप से। कौन कौन सा? ऊपर एशिया मतलब कि उत्तर में, वेस्ट में अफ्रीका, और जो ईस्ट है वहाँ पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, इतना सा क्या कहना था, इतना सा जो था बताया गया है एनसीईआरटी में हिंद महासागर के बारे में या इंडियन ओशन के बारे में। अब देखिए दोस्तों इसके बाद कौन सा महासागर देखना है। अब एक ही आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। कैसे? यूरोप के उत्तर में। कहाँ पर है दोस्तों? यूरोप के उत्तर में। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। ठीक, याद रखना आप लोग। आर्कटिक महासागर कहाँ है? यूरोप के उत्तर में है। और ये जो अटलांटिक महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ठीक, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? बेरिंग जल संधि है, याद रखना। यहाँ पर कौन सी? बेरिंग जल संधि, उससे जुड़ा हुआ है, आप लोग याद रखना। ठीक, बेरिंग जल संधि। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है आर्कटिक महासागर। एक तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? एक हो गया ये दक्षिण महासागर। ये देखिए पूरा दक्षिण में है, ये दक्षिण महासागर है। और ये जो 60 डिग्री अक्षांश है वहाँ पर पूरा फैला हुआ है, जो कि किसके उत्तर में फैला हुआ है पूरा। और ये मतलब कि जो अफ्रीका, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो दक्षिण सागर में ही है। ठीक, इतना आप लोग याद रखना, दक्षिण महासागर। ठीक, ये कौन सा हो गया? दक्षिण महासागर। ये हो गया दक्षिण महासागर। ये हो गया हमारा आर्कटिक महासागर, याद रखना आप लोग। ये हो गया हमारा अटलांटिक।
अटलांटिक महासागर, ठीक। और दोस्तों ये हो गया हमारा हिंद महासागर, ठीक। याद रखना जो महासागर हैं वो 2/3 हिस्से में पाए जाते हैं, किसके? पृथ्वी के पूरे 2/3 हिस्से में महासागर है, और जो 1/3 हिस्सा है वो किससे? भूमि से है, या स्थल भाग जो है वो 1/3 है, ठीक। 1/3 है, जो लैंड वाला भाग है वो 1/3 है, और जो महासागरीय भाग है, ठीक, जो ओशन वाला भाग है, ठीक, ओशन जो बेसिन है, महासागरीय बेसिन जो है वो कितना भाग है दोस्तों? वो 2/3 भाग पर है, ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे पैसिफिक के बारे में। इसका आकार पता चल गया, ये एस आकार का है। ये कैसा है दोस्तों? ये दोस्तों कैसा है? ये है त्रिभुजाकार, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पैसिफिक ओशन के बारे में। तो दोस्तों जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है। अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, नंबर 1 पे कौन आएगा? प्रशांत, और सेकंड नंबर पे अटलांटिक, यही पूछेगा बस, ठीक। प्रशांत महासागर और अटलांटिक जो है वो सेकंड नंबर पर है। अब प्रशांत महासागर की अगर आकृति पूछ दें तो दोस्तों जब आप ये सब पूरा मिलाओगे, एक तरफ करोगे, आप लोगों को पता है पृथ्वी जो है वो गोल है, तो ये जो इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर जो है प्रशांत महासागर, जब आप लोग पृथ्वी में देखोगे तो ये जो है आपस में मिला हुआ है पूरा, ठीक। तो इसका जो शेप क्या है दोस्तों? इसका शेप है गोलाकार, ठीक, या सर्कुलर शेप में, ठीक। वृत्ताकार जो है उसका शेप है, ठीक। इसका शेप कैसा है? वृत्ताकार है, ठीक। गोलाकार जो शेप है किसका है? प्रशांत महासागर का। वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यही है, पैसिफिक ओशन। और इससे देखिए 3-4 पॉइंट बनते हैं। अगर पूछ दे कि जो वर्ल्ड में जो सबसे गहरा पॉइंट है मेरियाना गर्त, लगभग 11,000 मीटर, ठीक। कितना है? मेरियाना गर्त लगभग 11,000 मीटर। वो किस में पाया जाता है? वो प्रशांत महासागर में। किस में? प्रशांत महासागर, या इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैसिफिक ओशन, ठीक। याद रखना। एक पाया जाता है जो मनाकी पर्वत है, ठीक। मनाकी पर्वत, ये एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है अगर देखा जाए, ठीक। तो ये जो एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है, लेकिन ये है कहाँ? ये प्रशांत महासागर के अंदर है, नीचे है काफ़ी, है ना। तो ये हम लोगों को दिखता नहीं है, ठीक। वो कहाँ पर है दोस्तों? वो इसी में, ठीक। ये इसी में। इसकी लंबाई कितनी है? 10,204 कुछ ऐसे मीटर है, ठीक। आप लोग समझ लीजिए। एवरेस्ट कितना है? 8848। ये 10,204 मीटर। तो आप लोग समझ लीजिए कि समुद्र जो है वो कितना ज़्यादा गहरा है, ठीक। इसकी कोई था नहीं है, मतलब कि था है, ठीक, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, ना ही देख पाया है ना। क्योंकि अब डीप ओशन मिशन बहुत से जारी है ना। जो गहरे समुद्र वाला जो मिशन है, सभी देश जो कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने जितना भी समुद्री इलाका है, महासागर वाला इलाका है, उसमें कर रहे हैं जानने के लिए। लेकिन जो वहाँ तक पहुँचना अभी जो है वो इम्पॉसिबल ही नज़र आता है कि समुद्र जो है कितना गहरा है वो अभी नापा नहीं जा सकता, ठीक। नाप नहीं पा रहे हैं लोग, ठीक, कितना गहरा है। अब इतना समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा महाद्वीप के बारे में, ठीक। महाद्वीप के बारे में, एशिया के बारे में पढ़ा। ये जो 1/3 हिस्से में है किसके? पूरे, मतलब पृथ्वी में जो भूमंडल है, जो स्थल मंडल है, उसका 1/3 भाग कौन कवर करता है? वो एशिया महाद्वीप करता है, ठीक। ये अपना इंडिया हो गया, प्यारा देश, भारत देश, ठीक, इंडिया। यहाँ पर क्या है? इसके ऊपर ये उत्तर में हिमालय है, और उत्तर के हिमालय के उत्तर में क्या है दोस्तों? वहाँ पर क्या है? तिब्बत का पठार पाया जाता है। ये यूरोप महाद्वीप है, जो कि यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है, किससे? एशिया महाद्वीप से, ठीक। और यहीं पर क्या है दोस्तों? यहीं पर आल्प्स पर्वत है। याद रखना, आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। लेकिन अगर पूछ दे अपलेशन पर्वत कहाँ है? वो है नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। यहीं पर अमेजॉन नदी है, ठीक। अगर पूछ दे सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है, अफवाह बेसिन है, ठीक। अफवाह बेसिन किसका है? ड्रेनेज बेसिन। तो दोस्तों अमेजॉन नदी का ही है, ठीक। अमेजॉन वर्षावन यहीं पाए जाते हैं, जिसको पृथ्वी का फेफड़े भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों इतने घने जंगल पाए जाते हैं, उसकी बात हम लोगों ने कर ली। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर नील नदी है, ठीक, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, ठीक। सबसे लंबी नदी कहाँ है? नील। यहीं पर सहारा मरुस्थल है। क्या है? सहारा मरुस्थल है, आप लोग याद रखना। फिर दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों क्या हम लोगों ने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, जो द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर द ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। यहाँ कौन सा है? ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। और इसी को हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, या द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक। उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने बात की दोस्तों महासागर के बारे में। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा पॉइंट है वो कहाँ है?
समुद्र में, ठीक, प्रशांत महासागर में। और जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक, एवरेस्ट से भी जो ऊंचा पर्वत है वो भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में, जिसको क्या कहते हैं, मौनाकी पर्वत। याद रखना क्या नाम है, मौनाकी पर्वत, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर में। इतना समझ में आया। फिर इसका शेप क्या है, ये गोलाकार है, ये एस आकार का है, सबसे ज़्यादा विस्तृतम महासागर, ठीक, या बिजी जो है ओशन है। क्यों, क्योंकि ये जो यूरोप महाद्वीप से कैसा है, दंतरित आकार वाला, इसको महासागर कहा जाता है। कैसा, दंतरित आकार वाला, जो कि बंदरगाह की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो है, मतलब कि बंदरगाह भी यहाँ काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक। इसी वजह से ये और जो है बिजी ओशन है। उसके बाद हम लोगों ने हिंद महासागर के बारे में पढ़ा। ये दोस्तों कैसा है, ये त्रिभुजाकार है, ऊपर एशिया महाद्वीप, वेस्ट में अफ्रीका महाद्वीप, ईस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। फिर दक्षिण महासागर के बारे में पढ़ा, आर्कटिक महासागर, जो कि अटलांटिक महासागर से बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने स्थल मंडल पढ़ लिया, जल मंडल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, या जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक, एटमॉस्फेयर, ठीक। इतना हम लोग रब किए देते हैं, ठीक, अच्छे से समझ में आ गया हो गया ये सब। अच्छा, यहीं पर साइड में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वायुमंडल जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक जो वायुमंडल है वो वायुमंडल मतलब जो पृथ्वी का जो एयर वाला भाग है, ठीक, जो एयर वाला वायु वाला भाग है वो कहाँ तक है, लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई तक, 1600 मीटर की ऊंचाई तक। और इसमें भी ये वायुमंडल है, ठीक, 1600 मीटर की। और जो 90% जो वायुमंडल है गैसें, वो कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। तो याद रखना, वायुमंडल की जो पहली परत है, अगर हम लोग धरती से बात किया जाए, अर्थ से, तो वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। और याद रखना, ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए या पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। हम लोगों की जो शरीर है उसकी वृद्धि के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है, वो है नाइट्रोजन गैस, ठीक। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78%। फिर जो सेकंड है, जिसको प्राणदायी गैस भी कहा जाता है, वो ऑक्सीजन गैस, ठीक। यही दो हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नंबर 1 नाइट्रोजन गैस 78%, और फिर उसके बाद है O2 या ऑक्सीजन गैस, ये कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों, 21%। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, ये जो गैसें हैं वो पॉइंट फार्म में पाई जाती है। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सिर्फ पाई जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो दोस्तों सिर्फ पाई जाती है 0.03%, ठीक। फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी ये पैदा करती है। सोचिए अगर ये 1% भी हो जाए तो लोग झुलस जाए यहाँ, ठीक, लोग झुलस जाए। और ये जो वायुमंडली है दोस्तों, जो सूर्य के तापमान को बनाए रहता है, ये जो वायुमंडल है ये सूर्य के तापमान को बनाए रहता है। अगर वायुमंडल ना हो तो यहाँ जो पृथ्वी में जो गर्मी पड़े वो काफ़ी भयानक पड़े, मतलब कि लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़े। और रात के समय जो है वायुमंडल इस तापमान को रोके रखता है। अगर ये वायुमंडल ना हो तो रात में जो है यहाँ पर 100 से 150 माइनस, मतलब माइनस तापमान चला जाए, -100-200 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी में जो है जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब हम लोग देखिए पढ़ रहे थे वायुमंडल, तो इसमें समझ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी पढ़े थे वायुमंडल की। तो जो पहली सीमा है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, जो कि अभी हम लोगों ने बात की, जिसमें सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ये हो गया दोस्तों ट्रोपोस्फेयर, ठीक। ये लगभग 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ट्रोपोस्फेयर, ठीक, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं या रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसी को कहते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल। अच्छा, इंग्लिश में ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट, और हालांकि ज़्यादातर जो है ये इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो क्षोभ मंडल को कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं समताप मंडल। तो याद रखना, अगर पूछ दें क्वेश्चन कि जो हवाई जहाज है वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो कहाँ पर उड़ते हैं, समताप मंडल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं पाया जाता है। हवाई जहाज को उड़ाने का सबसे सेफ जो मार्ग है वो यहीं पर रहता है, कहाँ पर, समताप मंडल में, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब फिर उसके बाद जो तीसरा है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग मीजोस्फेयर। क्या कहते हैं, मीजोस्फेयर, ठीक, या जिसको कहते हैं हम लोग मध्यमंडल। आप लोग अच्छी रेटिंग में अपना अच्छे से लिख लेना, मध्यमंडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी उल्का पिंड जो आते हैं, आप लोग देखते होंगे जिसको टूटा हुआ तारा कहते हैं, वो यहीं पर आकर जो है जल जाता है, ठीक, यहीं पर आकर जल जाता है घर्षण बल से। एक घर्षण बल काम करता है इस पर। तो याद रखना, मध्यमंडल में ही आके जो है आखिर जो छोटे मोटे उल्का पिंड होते हैं वो आके यहाँ पर जल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पाया जाता है आयन मंडल, या इसी को कहते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर। क्या कहते हैं,
थर्मोस्फेयर। ठीक ठीक, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल। फिर उसके बाद दोस्तों आता है एक्सोस्फेयर, या जिसको कहते हैं हम लोग बहिर्मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? बहिर्मंडल, या इसे कहते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक, इतना समझ आया? अगर पहले पूछ दे कौन सा दोस्तों है? क्षोभ मंडल। ठीक, ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। इसके बाद थर्मोस्फेयर या आयन मंडल। फिर उसके बाद बहिर्मंडल, या जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एक्सोस्फेयर। इतनी चीज़ें हैं जो क्लियर हो चुकी होंगी। यही जो है वायुमंडल। सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस 78%। सेकंड ऑक्सीजन 21%। इसी को प्राणदायी गैस कहा जाता है। अगर यह ना हो तो हम लोग जीवित ही ना रह पाए। ठीक, अब वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। तो याद रखना, जो वायुमंडल की जो सघनता है, डेंसिटी है, वो कहाँ से कहाँ जाने पर घटती है। तो याद रखना, जब हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक, जैसे ये यहाँ पर क्या है, वायुमंडल जो है दबाव डालता है। सिंपल सी बात है, जहाँ ज़्यादा दबाव पड़ेगा वहाँ ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल की जो डेंसिटी है, याद रखना, ऊंचाई के साथ जो डेंसिटी है वो क्या होती है दोस्तों? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। याद रखना, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या क्या कम होता है, याद रखना। जब ऊंचाई बढ़ेगी दोस्तों, जब हाइट बढ़ेगी तो क्या क्या कम होगा आपका? जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक, ये क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं। जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम होती है, जब वायु की सघनता कम होती है दोस्तों, तो सिंपल सी बात, तो उसमें गैस भी कम होगी। जब गैस कम होगी तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन भी कम होगी। ऑक्सीजन कम होगी तो यही रीजन है, जितने भी पर्वतारोही होते हैं उनको ऊपर पहुँचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किस चीज़ में? सांस लेने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आई थिंक ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। जो वायु है, विंड जो है, हवा, वो दोस्तों क्या होता है? हवा हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलती है? लो प्रेशर की चलती है, लो प्रेशर की तरफ। तो जो सारा खेल है इसी का होता है बारिश कराने में। ठीक, जो कि हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्लास 6 के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब दोस्तों एक आता है जीवमंडल, जो कि हम लोगों ने बात की थी बायोस्फीयर की। अब ये जो तीनों चीज़ें, क्या? भूमंडल, ठीक, मतलब कि स्थल मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? लिथोस्फीयर। ठीक, जो कि चट्टानों का बना होता है। ठीक, जिसका नाम होता है लिथो, मतलब चट्टान। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया लिथो, एटमॉस और हिड्रो, ये तीनों ग्रीक भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? लिथो मतलब पत्थर, हिड्रो मतलब वाष्प या वेपर। ठीक, वेपर। ठीक, वेपराइजेशन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और इसके बाद दोस्तों क्या हम लोगों ने पढ़ा? वायुमंडल, मतलब कि एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस का मतलब क्या होता है? वायु। ठीक, वायु से होता है। अब दोस्तों देखिए, इतना समझ में आया? अब ये जो तीनों एक जगह पाए जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है। ठीक, ठीक, ये वाला जो एरिया हो गया, कौन सा? ये वाला जो पूरा एरिया हो गया दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं जीवमंडल। जिसमें ये क्या मान लिया? ये मान लिया जलमंडल। ठीक, ये क्या मान लिया हम लोगों ने? ये हाइड्रोस्फीयर है, ये जलमंडल। ये हम लोगों ने मान लिया एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल। और ये हम लोगों ने मान लिया क्या है? ये जो है ये भूमंडल है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर करते हैं। और ये जब तीनों जहाँ पर आकर मिलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, या जिसको हम लोग कहते हैं जीवमंडल। ठीक, जीवमंडल, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? जीवमंडल, जहाँ पर तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्योंकि जीने के लिए तीनों चीज़ जरूरी है। हम लोगों को समुद्र में छोड़ दिया जाए, वहाँ नहीं जी पाएंगे, है ना। वहाँ जो 1-2 घंटे तो जी लेंगे, ठीक, या तो फिर किसी हवाई जहाज़ से जाए, हाँ, मतलब कि वो जो हवाई, मतलब कि जो पानी का जहाज होता है उससे जाए बड़े बड़े। ठीक, उसमें भी व्यवस्था करके ले जाएं। कुल मिला के जो है, जो जीवन पॉसिबल है, मतलब कि जो जीवन जो है वो सुविधाजनक जहाँ पॉसिबल है, वो कौन सा भाग है दोस्तों? वो जीवमंडल है, या जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक, याद रखना। ठीक, तो अब जो है सारी चीज़ें जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कवर हो चुकी हैं। ठीक, कवर हो चुकी हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लिया जाए। ठीक, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा क्या? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जो पृथ्वी है वो एक अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह की संज्ञा दी जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें जीवन है। ठीक, बाकी जो 8 ग्रहों में एक पृथ्वी ऐसा है जिसमें जीवन है। ठीक, और पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 2/3 भाग में क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें सिर्फ पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2/3 भाग में पानी पाया जाता है। और जो 1/3 भाग है उसमें क्या है? उसमें जो है वो है क्या है दोस्तों? उसमें भूमि है। ठीक, इतना आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर रिवीजन करते हैं।
अच्छे से देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से, ठीक, जिसमें कि रिवीजन में आसानी हो। देखिए अब रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा महाद्वीप के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये तीन चीज़ें हैं, लिथॉस एटमॉस, ठीक, लिथॉस एटमॉस और दूसरा हिड्रो, ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक, ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ होता है लिथॉस का मतलब पत्थर, एटमॉस का मतलब वाष्प और ह्यूडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पानी, ठीक, पानी। इसी से मिलकर बना है जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, मतलब कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक, इतना क्लियर हो चुका था। और जहाँ पर ये तीनों पाए जाते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं बायोस्फीयर, ठीक। क्या कहा जाता है दोस्तों, बायोस्फीयर। फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा समुद्र तल से किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई है, पर्वत, पठार, पहाड़ी, किसी की भी जो ऊंचाई है वो कहाँ से नापी जाती है, समुद्र तल से, ठीक, सी लेवल से नापी जाती है समुद्र तल से। क्यों, क्योंकि जो समुद्र है, सागर जो है वो हर जगह, पृथ्वी में हर जगह उसका जो तल है वो एक ही है, उसका जो तल है वो एक ही है, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं है, ठीक। और ऐसा क्यों है, अभी हम वो चित्र के माध्यम से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझ लिया था, टब वाले। अब दोस्तों होता क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, ठीक। जब समुद्र तल की बात आई तो एक एग्जाम्पल ले लिया गया, कौन सा, माउंट एवरेस्ट वाला। अब जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है वो समुद्र तल से 8848 मीटर है। फिर इसमें जब माउंट एवरेस्ट की बात आई तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो भी हम लोगों ने बात कर ली। क्या बात करी दोस्तों कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दो लोग थे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलारी और भारत के कौन थे, तेंजिंग नोरगे शेरपा, ठीक, तेंजिंग नोरगे शेरपा, ठीक, तेंजिंग नोरगे शेरपा, दो थे, याद रखना। और जो तीनों अभी जिनकी भी बात करें सब मई के महीने में चढ़े, क्यों, क्योंकि तब गर्मी का सीजन होता है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं जमी होती ऊपर, इतना समझ में आया। अब जो सेकंड जो था, ठीक, ये तो हो गया पुरुष की बात कर ली। वर्ल्ड की पहली महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ी, तो दोस्तों वो कौन थी, वो कौन थी, जुको तोबेई। क्या थी, जुको तोबेई, कहाँ की थी, जापान की। लेकिन अगर पूछ दे भारत की पहली महिला कौन थी तो वो बछेंद्री पाल, ये समझ गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्थल मंडल के बारे में। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो पृथ्वी की सतह है वो दो भागों में डिवाइड है, एक महाद्वीप, ठीक, कॉन्टिनेंट, और दूसरा महासागरीय बेसिन, ठीक, महासागरीय बेसिन में महासागर कौन कौन से थे, ये थे, ठीक, हम लोग देख लिया, ये सब हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल में कौन कौन है, 7 महाद्वीप है, कौन कौन से, सबसे बड़ा एशिया, ठीक, एशिया के बाद फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर यूरोप 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7 महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, जो एशिया महाद्वीप है वो स्थल भूमि का 1/3 भाग कवर करता है, ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा यूरोप महाद्वीप को यूराल एक पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा। जो नील नदी है, सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है अफ्रीका नदी में, ठीक, अफ्रीका नदी में। एक सहारा डिजर्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर इसके बाद हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा क्या, एक चीज़ और इसमें देखी थी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों कहाँ से निकलती हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं, ठीक। और अफ्रीका महाद्वीप का जो ज़्यादातर भाग है वो कहाँ पर है, वो ऊपर की तरफ है, किधर है, 0 डिग्री के ऊपर है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा उत्तरी अमेरिका। इसके बाद कौन सा होता है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड, ये थर्ड, उत्तरी अमेरिका। इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। इसके पूरब में कौन है, पूरब में इसका अटलांटिक महासागर, पश्चिम में वेस्ट में कौन है, प्रशांत महासागर, ठीक। ये दक्षिण अमेरिका से एक पनामा स्थल संधि है, याद रखना, जल संधि नहीं है, स्थल संधि, पनामा स्थल संधि के द्वारा इससे जुड़ा हुआ है। और आने वाले समय में ये जो स्थल वाला भाग है ये भी डूब जाएगा, ठीक, पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, राकी पर्वत, ठीक, राकी पर्वत, और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत, याद रखना। और अभी हमने तुरंत बात कर ली थी अपलेशियन की बात करने के बाद कि अपलेशियन यहाँ पाया जाता है, और जो आल्प्स पर्वत है वो पाया जाता है यूरोप में, ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये उत्तरी अमेरिका यूरोप से बड़ा है, तो यहाँ पर अपलेशियन जो वर्ल्ड बड़ा है, अपलेशियन यहाँ पाया जाएगा, आल्प्स यूरोप में पाया जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने बात की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ये जो है इसका जो ज़्यादा है, अच्छा एक उत्तरी अमेरिका के बारे में ये भी समझ लेना, ये वाला जो भाग है वो पूरी तरीके से उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। एशिया की बात की थी हम लोगों ने उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और ये किस में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, ठीक, याद रखना। फिर दक्षिण अमेरिका की बात की, इसका जो इतना हिस्सा है वो किधर, ऊपर है, बाकी जो सारा का सारा हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इतना समझा है। फिर हम लोगों ने दोस्तों इसके बाद की, जो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। इसमें यहाँ आल्प्स पर्वतमाला है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों एक नदी, एक वो निकलता है, वो निकलती क्या कहते हैं, एक वो है स्वेज नहर है, जो कि सबसे व्यस्त नहर है, स्वेज नहर, ठीक, जिसको सबसे व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नहर है वो कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक।
अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक तो ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ लिया जाता है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो कौन है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है दोस्तों, वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसी को कहा जाता है दोस्तों आइलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब कि द्वीपीय महाद्वीप। कौन है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, इसी में है। अगर पूछ दे किस साइड इसके, तो इसके पूर्वी किनारे पे। कहाँ है दोस्तों, इसके पूर्वी किनारे पर क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, और यहीं पर क्या है दोस्तों, एक द ग्रेट सैंडी डिजल्ट है। कौन सा है, द ग्रेट सैंडी डिजल्ट है, वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। ठीक, इतना समझ गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों महासागर के बारे में। क्या क्या पढ़ा महासागर के बारे में, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक, गोलाकार महासागर है, मेरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक, सबसे डीप पॉइंट है। कहाँ पर है मेरियाना गर्त, लगभग 11,000 मीटर गहरा। कहाँ है, प्रशांत महासागर में। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। ठीक, क्योंकि वो अंदर है इसलिए हम लोगों को नहीं दिखता कि बहुत ऊंचा है। नाम क्या है उसका दोस्तों, मनाकी पर्वत। क्या नाम है, मनाकी पर्वत। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को प्रशांत महासागर में। उसके बाद दोस्तों प्रशांत महासागर के पास जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो इसका शेप है वो है एस आकार का। सबसे ज़्यादा मतलब कि विस्तृतम महासागर कौन सा है, या बिजी ओशन कौन सा है, वो है अटलांटिक महासागर। ठीक, इसके बारे में ये जो है अटलांटिक महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा जो है वो अलग है। ठीक, अलग है। ठीक, इतना याद रखना। और ये जो इसकी जो रेखा है वो सबसे ज़्यादा दंतुरित रेखा है। कौन सी हिस्से वाली, इसकी पूर्वी जो रेखा है, मतलब कि जो पूर्वी जो साइड है वो काफ़ी दंतुरित है या अनियमित है, जिस कारण ये बंदरगाह के लिए काफ़ी अच्छा, जैसे बंदरगाहों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक, बंदरगाहों के लिए, पोर्ट के लिए। ठीक, याद रखना, पोर्ट्स के लिए जिसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा विस्तृतम महासागर भी है, बिजी ओशन है। ठीक, जैसे कि सुएज नहर थी वहाँ। इतना समझ आया। फिर दोस्तों ये देखिए इस आकार का बनना है, हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हिंद महासागर हम लोगों ने पढ़ा, ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, फिर हम लोगों ने दक्षिण महासागर में पढ़ा, दक्षिण महासागर के बारे में पढ़ा, साउथ ओशन। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा क्या, आर्कटिक ओशन के बारे में। साउथ ओशन जो है वो 60 डिग्री जो आसाम से वहीं पर पूरा का पूरा फैला हुआ है। और ये जो आर्कटिक महासागर है इससे, अच्छा एक चीज़ और है, यूरोप से कौन सा वृत्त निकलता है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ठीक, वृत्त को क्या होता है, ये सब हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, क्लास 9th की। और हालांकि अभी हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। आप लोग पीछे जाना, पीछे मतलब कि जो पिछले वाले चैप्टर है वहाँ पर आप लोग देखना जाके, वहाँ हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। ठीक, मोशन शाब्दिक अर्थ में ही आपको सब मिल जाएगा। ठीक, कुल मिला के आप लोगों को इस चैनल में बने रहना है। जब आप लोग बने रहोगे, ठीक, तो आपका रिवीजन भी हम कराते चलेंगे। ठीक, आपको सब कुछ जो है वो यहीं से जो है आपके माइंड में बैठता चला जाएगा। आप लोगों को इस चैनल को, बस इस चैनल से जुड़े रहना जरूरी है, इसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक, आप लोग इसको सब्सक्राइब करना, फॉलो का मतलब इस चैनल को फॉलो करना, जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक, बाकी सब्सक्राइब कर देना जो भी नए आए हों। और अगर अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, एनसीईआरटी खाली यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि जिस हिसाब से इस समय एग्जाम का लेवल पहुंच रहा है, हर वनडे एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और खासकर ज्योग्राफी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी, इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।